मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। ऐसे नंबर 210 क्या बात करता है? ऐसे नंबर 210 बात करता है अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट या अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट भी बोल सकते हो। इट्स अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। इसका भी वही है, तुम्हारा एक तो ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा लिंक अप करो तो और ऑब्जेक्टिव की जब पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव नहीं, वो बोल देगा कि कुछ प्री कंडीशंस होती हैं। तो वैसे तुम्हारी दो प्री कंडीशन है मेन हेडिंग की, तो दो प्री कंडीशन निकल के आती है। सेकंड वाले के अंदर कुछ सब पॉइंट्स भी हैं, वो 3 सब पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं। फिर ऑडिट एंगेजमेंट का तुम्हें पता है कि ऑडिट एंगेजमेंट भाई हर कंपनी ऑडिट मतलब जहाँ ऑडिट होता है ऑडिट एंगेजमेंट होता है। ऑडिट एंगेजमेंट के केस में होता है एक इनिशियल ऑडिट कर रहे होते हो, ठीक है। और मतलब पहली बार तुम जब ऑडिट करने जाते हो तो उसको हम इनिशियल ऑडिट कहते हैं। एक तुम्हारा होता है रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट मतलब बार बार पहली बार भी किया था, फिर दूसरी बार तुम ही कर रहे हो, उसके तुम ही कर रहे हो, दैट इज रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट के केस में एक बार पहले ही जो भी एंगेजमेंट लेटर वगैरह है वो जा चुका है। इनिशियल ऑडिट केस में पहली बार एंगेजमेंट लेटर जाता है। अब मान लो एक एक्सेप्शनल केस है कि अगर ड्यूरिंग द ऑडिट कोई टर्म्स एंड एंगेजमेंट वगैरह चेंज करवानी है अगर मैनेजमेंट को, तो वो कैसे चेंज होगी, ये तुम्हारा कवर करता है। यानी कि इसमें सबसे पहले निकल के आएगा व्हाट द हेडिंग इज अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एक ऑब्जेक्टिव निकल के आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव तुम्हारा सिंपल सा 2 लाइन का होगा, उसकी कुछ प्री कंडीशंस है, वो 3-4 प्री कंडीशंस की छोटा सा बॉक्स बन के आ जाएगा। फिर तुम्हारे पास निकल के आता है कि अगर तुम ऑडिट की बात करोगे, जब एंगेजमेंट की बात करोगे, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की बात करोगे, तो अगर तुमने इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट लिया यानी कि पहली बार ऑडिट कर रहे हो तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के लिए हमें क्या पॉइंट्स भी ध्यान में रखने हैं। अगर हम रिकरिंग ऑडिट ले रहे हैं तो हमें क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। और अगर हम मिडल ऑफ ऑडिट में और कोई चेंजेस हुए तो हमें क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। और अगर हमें कभी भी नया एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ता है तो हम नए एंगेजमेंट लेटर में क्या भेजते हैं, मतलब कि अगर हम रिकरिंग ऑडिट कर रहे हैं उसके बाद भी हमें नया एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ता है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, किस वजह से वो हमें एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ सकता है। दैट इज दी फ्रेमवर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर 210 हमारा सबसे पहले बात करेगा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो उन्होंने कहा ऑब्जेक्टिव है कि टू एक्सेप्ट और टू कंटिन्यू, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इनिशियल और कंटिन्यू इन द केस ऑफ रिकरिंग। तो टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू इन ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का कि भाई एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू करना है ऑडिट एंगेजमेंट कि नहीं करना है। ओनली व्हेन द बेसिस ऑन विच इट इज़ टू बी परफॉर्म्ड हैज़ बीन अग्रीड विद द क्लाइंट, यानी कि बेसिस ओनली व्हेन, यानी कि टू एक्सेप्ट दी ऑडिट एंगेजमेंट और टू कंटिन्यू द ऑडिट एंगेजमेंट ओनली व्हेन कंडीशन आ गई, ओनली व्हेन दी बेसिस ऑन विच इट इज टू बी द ऑडिट एंगेजमेंट हैज टू बी कंडक्टेड हैज बीन अग्रीड विद द क्लाइंट। यानी कि ये बेसिस क्या होता है, प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन है। पहला तो निकल के आता है, अब मान लो बैंकिंग कंपनी का तुम ऑडिट करने जा रहे हो, उन्होंने कहा कि भैया हमने ना कंपनी चेक के हिसाब से बना के रखे हुए अपने फिनिशियल्स, नहीं चलेगा ना, तुम्हें फिनिशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो एप्लीकेबल एफआर है उसके हिसाब से बना के रखने हैं। तो पहला प्री कंडीशन होता है द फिनिशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फिनिशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। दूसरा मैनेजमेंट कहती है आओ ऑडिट कर लो चले जाओ, मतलब यू विल नॉट टॉक, यू विल नॉट इंटरेक्ट विद एनी ऑफ द मैनेजमेंट, यू विल नॉट इंटरेक्ट विद एनी पर्सन इन द फील्ड। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम ऑडिट करना करते हैं, वी शुड बी गिविंग फ्रीडम टू इंटरेक्ट विद एवरी पर्सन हु इज प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप इंटरेक्शन कर लेना, लेकिन इंटरनल कंट्रोल से हम कुछ नहीं लगाने वाले, हम कुछ भी खुद ही नहीं चेक करेंगे। मतलब क्या है, मतलब कैशियर बैठा होगा कभी नहीं बैठा होगा, कभी उसके बदले कोई और कैश काट के चला गया, कभी कुछ कर रहा होगा कभी कुछ कर रहा होगा, मतलब पीएन कभी कैशियर बन जाता है कभी कैशियर पीएन बन जाता है, कुछ भी हो रहा था। नहीं, इंटरनल कंट्रोल भी आपको स्पेसिफाई करने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरी क्या, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्सेप्ट करेगा कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह लगाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है, ताकि तुम्हारे मटेरियल स्टेटमेंट्स फ्री हो जाएं, मतलब फ्री ही हो जाए मटेरियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद और ऑडिटर को वो सारी की सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड है वो देगा, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इंटरेक्ट विद द क्लाइंट वो दिया जाएगा। यानी कि प्री कंडीशन में आता है कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाओगे, पहली प्री कंडीशन होती है। दूसरी तुम्हारी होती है कि द मैनेजमेंट एक्सेप्ट्स विद मतलब अग्रीज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है मैनेजमेंट की अगर देखी जाए तो। पहली है कि जो भी आपके इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो लगाए जाएंगे, एंड इन ऑर्डर टू इनेबल कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और दूसरा है कि टू प्रोवाइड the auditor with all the access to the relevant information, all the additional information that he asked for, and we can unlimited access to the client। अब तुम्हारे पास आता है कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में तुम क्या कंडीशन है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के केस में अगर मान लो किसी कोई कंडीशन लगा दी मैनेजमेंट ने तो तुम ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करोगे अनलेस अंटिल इट इज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, या अनलेस स्पेसिफाइड इज रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ। अगर किसी लॉ के हिसाब से बोला गया कि भैया करना ऑडिट तो कर देना, नहीं तो अगर कोई कंडीशन लगा दी मैनेजमेंट तो ऑडिट नहीं करोगे। अच्छा, फिर निकल के आता है कि मान लो लिमिटेशन नहीं लगाई मैनेजमेंट ने, फिर अगर लिमिटेशन नहीं लगाई तो चेक कर लो कि अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं तो एक्सेप्ट कर लो, प्री कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करती, नहीं एग्जिस्ट करती मतलब एप्लीकेबल फिनिशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही नहीं है, या मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अग्री नहीं करता है, तो फिर कैसे एक्सेप्ट कर लोगे ऑडिट को। जब एप्लीकेबल एफआरए भी नहीं है तो कौन सा फिनिशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऐसे 200 तुम्हें कंप्लाई करना था, तुम्हें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देना होता है, तुम किसके ऊपर कमेंट करके आओगे, तुम किसके ऊपर बोलोगे कि दिस इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज कंप्लाइड विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, या फिर ऑल द एसेज आर कंप्लाइड विद ऑडिटर की रिपोर्ट। तुम अपना एक जो कमेंट है वो वहाँ पे लेकर आओगे, एफआरएफ ही नहीं है कैसे कर दोगे।
अच्छा निकल के आता है रिकरिंग ऑडिट के केस में। रिकरिंग ऑडिट के केस में क्या होता है कि तुम्हें रिकरिंग ऑडिट के केस में एंगेजमेंट भेजना है। क्यों भेजना है भैया, रिकरिंग ऑडिट है तो उन्होंने कहा है कि एक तो रिवीजन हो रहा है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का, या फिर एंटिटी को रिमाइंड करना है कि आपकी एग्जिस्टिंग टर्म्स थी क्या। अच्छा देर इज़ अ पहला आता है रिवीजन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अच्छा रिवीजन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कब कब हो सकता है, मान लो तुम्हारा कोई स्पेशल टर्म उन्होंने डाल दिया हो, ठीक है, मान लो तुम्हारी कोई लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ही चेंज हो गई है तब, और रिमाइंड द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म्स, मान लो कोई चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट हो रहा है, चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी हो रहा है, या फिर चेंज इन द वी कैन से चेंज नेचर और साइज ऑफ द एंटिटीज बिजनेस हो रहा है, या एफ चेंज हो रहे हैं जो तुम्हारे अडॉप्ट होने हैं उसके केस में, या फिर तुम्हें मैनेजमेंट को याद दिलाना है कि इसको ऑडिट होता क्या है। पहले वाले में उन्होंने पूछ लिया था कि भैया आप ना ऑडिट करने आते तो आप ये बता दो कि क्या हमारी फर्म चलती रहेंगी ना, सही लग रहा है ना आपको काम। Audit is to conduct in order to tell whether the financial statements are prepared in accordance with the applicable FRF, and they will not tell about the viability ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो दैट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट। तो वो रिमाइंड कराने के लिए भी तुम यहाँ पे अपने टर्म्स को रिवाइज करवा सकते हो। और अगर कभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैनेजमेंट को रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है, फिर कोई भी टर्म्स में रिवीजन नहीं हुआ है, तो मत करो, तुम्हारा जो ऑडिट एंगेजमेंट चल रहा है वही चलने दो। अच्छा ड्यूरिंग एन ऑडिट अगर मैनेजमेंट इंटरप्ट करती हो कुछ बोलती है तो मतलब ड्यूरिंग ऑडिट अगर मैनेजमेंट ने कहा कि देयर इज अ चेंज इन द एंगेजमेंट जो टर्म्स थे उसमें, तो तुम उसका इफेक्ट देखो, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, उसका इफेक्ट अश्योरेंस के ऊपर और रीजनेबल जस्टिफिकेशन के ऊपर उसका इफेक्ट क्या निकल के आ रहा है। अगर सेटिस्फाइड हो कि उसके इफेक्ट से कोई भी मतलब जो अश्योरेंस के ऊपर इफेक्ट है, यानी कि रीजनेबल अश्योरेंस तुम्हें देनी थी या एब्सोल्यूट अश्योरेंस तुम नहीं दे सकते हो, बट यू कैन गिव द मैक्सिमम अश्योरेंस दैट इज़ पॉसिबल। तो अगर तुम्हें लगता है कि वो अश्योरेंस रहेगी तो ठीक है, यू एक्सेप्ट विद रीजनेबल अश्योरेंस तुम दे सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हें लगता है अगर नहीं रह पाता तो विड्रॉ कर लो, रिपोर्ट करो तो रेलिवेंट एंटिटी को कि भाई इन्होंने ड्यूरिंग द ऑडिट ये कंडीशन हमारे ऊपर लगाई जिसकी वजह से हम नहीं कर पाएंगे, एंड दैट्स ऑल अबाउट ऐसे नंबर 210।